मुड़े ना, ठीक है, नहीं मुड़ेगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। फटाफट लाइव आइए जल्दी से, जो लड़के नहीं आए हैं 1 मिनट में मैं आती हूँ। हाँ जी, तो आ गए फिर फटाफट बच्चे लाइव। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए हैं फटाफट आइए। तो आज हम थोड़ी सी बातें करते हैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए। मैं थोड़ा सा माइक सेट कर लूँ, एक्चुअली ना इस माइक में बड़ी प्रॉब्लम सी हो रखी है और मेरे को यही वाला स्टूडियो जमता है, इसलिए। हाँ जी, आ गए लाइव। गुड आफ्टरनून मैम, क्या हुआ? ये मजाक क्लास में 10 मिनट तक आए नहीं? अच्छा, तो तुम बताओगे मजाक है ये? क्लास 5:07 पे स्टार्ट हो चुकी थी और तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो। डॉक्टर पवन कुमार, पहले दिन आए हो, पहले दिन ही ब्लॉक करवा दूंगी, याद रखना ये बात। चलिए, तो जो बच्चे लाइव नहीं आए फटाफट लाइव आइए। बिहार में शाम हो गई है मैम, बिहार में क्या, दिल्ली में भी हो गई है, देश के हर कोने में शाम हो गई है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे साइंस स्पेशल 12 में आए हैं। कुछ बच्चा है जो अपने पुराने बैच का भी है, लेकिन बहुत सारा बच्चा है यहाँ पर साइंस स्पेशल 11 का भी बच्चा होगा। बेटा साइंस स्पेशल 11 वालों के तो मजे हो रखे हैं, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं इन्हें। चलिए, तो कुछ बात करें, ठीक है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? मैम बैच की वैलिडिटी बढ़ा दो। अरे यार मैम टीचर हैं, मैम तुम्हारी वो नहीं है, क्या कहते हैं, तुम्हारी ये नहीं है कि टेलीकॉलर की आप इनको बोल रहे हैं कि डेट बढ़ा दें। ये इसके लिए बेटा आप टेलीकॉलर को बोलिए, है ना। चलो सुनो, थोड़ी सी 5 मिनट लूंगी आपकी। आज बेटा साइंस स्पेशल 12 नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम बेसिक से लेकर पूरी आपको कंप्लीट साइंस करवाने वाले हैं, है ना। मैम ये बैच ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है बेटा। एक होता है सफिशिएंट, एक होता है मोर देन सफिशिएंट, उतना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, साइंस स्पेशल 12 वाले बच्चों, 11 के भी बच्चे हैं इस बैच में, और मैंने 10 में भी चलवा दिया, इसलिए कि कोई बच्चा अगर देखना चाहता है लाइव क्लास तो वो लाइव देख लेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो साइंस स्पेशल 11 एंड 12 और 10 में चल रही है। 10 बैच ऑफिशियली कंप्लीट है, लेकिन किसी बच्चे को देखना है तो वो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। साइंस स्पेशल 12 की जब बात करते हैं तो आज आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है। साइंस स्पेशल 12 आज से ये बैच 2 फरवरी, आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी को आज ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में 2 दिन तक, आज और कल जो है ना बेटा, आज एंड कल, टुडे एंड टुमारो, दोनों दिन 5 से 6:30 आपकी केमिस्ट्री की क्लास है। बाकी बेटा परसों से आपका इसमें फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा 1 से 2:30 में। 1 से 2:30 बजे तक, 1 से 2:30 आपका रेगुलर क्या चलेगा, फिजिक्स चलेगा। एक्चुअली सर को थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, वो अपनी बुक पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है 2 दिन लेट में लूंगा बाद में क्लास, लेकिन फिर डेली लूंगा, ठीक है बेटा। तो आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास है। तो साइंस स्पेशल 12 और 11 वालों का तो आपका ऑलरेडी इवनिंग में चलेगा बायोलॉजी, दिन में चलेगा फिजिक्स 1 से 2:30 में, और इस टाइम पर बेटा क्या चलेगा, आपका केमिस्ट्री चलेगा। केमिस्ट्री आपकी मैं रेगुलर लूंगी, 1.5 महीने में खत्म कर लेंगे, है ना। केमिस्ट्री रेगुलर लूंगी, 1.5 महीने में हम खत्म कर लेंगे, है ना। और बायोलॉजी का साइंस स्पेशल 12 वालों थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आपको, और बाकी ठीक है। अब आइए बेटा, अब जरा ध्यान से सुनिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेटा पढ़ाया वही जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। केमिस्ट्री जिसको हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। जैसे बेटा अगर आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं कह रही आप कोई भी एग्जाम दो, रेलवे से लेकर एसएससी का, एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आपको, ये सारी की सारी जो यहाँ पर आपको साइंस पढ़ाई जाएगी, वो सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। पहली बात तो आपका कोई क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि आपको पेशेंस के साथ और बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे आपका टीचर बता रहा है, बस उसी डायरेक्शन में आपको फॉलो करना है। और साइंस स्पेशल 12 वो बैच है जहां पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, क्योंकि हमने लिखवाया ना थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच, तो हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे।
जिस बैच में बोला उसमें पक्का प्रैक्टिस भी होगी। अब मेरी बात सुनिए बेटा, जब जब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे लैब असिस्टेंट का दे रहे हैं, रीट का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर लिखा हुआ है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस जिसको हम सामान्य विज्ञान बोलते हैं, वहां पर एक ब्रांच लिखी हुई केमिस्ट्री। जैसे बायोलॉजी, जैसे फिजिक्स, वैसे ही जनरल साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री। लेकिन बेटा हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, वो बात अभी हम करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि केमिस्ट्री जो है वो एक कीमिया टर्म से मिलकर बना हुआ। केमिस्ट्री जो टर्म है ना, वो कीमिया शब्द से लिया गया है, कीमिया वर्ड से केमिस्ट्री बना है। और इस कीमिया का मीनिंग क्या होता है? इस कीमिया का मतलब होता है केमिकल्स। इस कीमिया का मतलब क्या होता है? केमिकल्स, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे रसायन। भाई अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो आप क्या बताओगे? हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स, जितने भी जानवर जंतु हैं, उन सब के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो आप बताइएगा केमिस्ट्री भी एक जनरल साइंस की ब्रांच है। ये जो केमिस्ट्री टर्म है, ये जो केमिस्ट्री शब्द है, वो किससे? ये कीमिया शब्द से लिया गया है। और कीमिया का मीनिंग क्या होता है? केमिकल्स, हिंदी में बोलते हैं रसायन। तो हम केमिस्ट्री में एक तो केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई कौन सा केमिकल है, उसका क्या यूज है डेली लाइफ में, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, उसकी संरचना, उसका संगठन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम। इसके साथ साथ हम केमिकल्स के साथ साथ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सब्सटेंसेस के बारे में। किसके बारे में? सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का मतलब होता है पदार्थ। आप इसे सब्सटेंसेस बोलो या आप इसे बोल सकते हो मैटर। क्या बोल सकते हो? मैटर, पदार्थ। हिंदी में सेम नाम लिखा जाएगा। तो मैंने क्या कहा? केमिस्ट्री एक जनरल साइंस की ब्रांच है। ये केमिस्ट्री टर्म कीमिया शब्द से लिया गया है। और इस केमिस्ट्री ब्रांच में हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, उन केमिकल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, उनका संगठन कैसे बना, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे सब्सटेंसेस के बारे में हमें यहां पढ़ना है। बेटा अगर मैं बात करूं सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस धरती पर हमारे चारों तरफ का जो नेचर है, हमारे चारों तरफ का जो प्रकृति है, अगर मैं बात करूं नेचर की, प्रकृति की, तो प्रकृति जो है ना चारों तरफ की, ये प्रकृति दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। ये प्रकृति दो तरीके के मैटर से मिलकर बनी हुई है। एक मैटर है जिसको हम बोलेंगे लिविंग मैटर। लिविंग मैटर का मतलब है सजीव पदार्थ। सजीव का मतलब है जिसमें पेड़ पौधे, गाय भैंस, जानवर जंतु, हम लोग, मुर्गा मुर्गी सब आए। तो हमारा जो नेचर है वो दो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है या दो मैटर से मिलकर बना हुआ है। मैटर पहला कौन सा है बेटा? लिविंग मैटर। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे गाय भैंस, घोड़ा बकरी, प्लांट्स, कवक, फफूद, ये सब बेटा क्या है? लिविंग। और लिविंग के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? तो लिविंग के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। जबकि मैं नेचर का दूसरा बात करूंगी तो दूसरे हैं नेचर हमारा नॉन लिविंग मैटर से मिलकर बना हुआ है। नॉन लिविंग मैटर का मतलब है निर्जीव पदार्थों से, निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जैसे जितने भी नॉन लिविंग मैटर है, और वो नॉन लिविंग मैटर की मैं बात करूं तो मेरे चारों तरफ देखो, मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने घड़ी पहन रखी है, मैंने चश्मा लगा रखा है, सामने पोडियम रखा हुआ है, ये बोर्ड, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग जिसके अंदर जो जितनी भी सारी निर्जीव चीजें हैं जो मैटर से मिलकर बनी हुई हैं, वो कैसे बनी, कैसे उनका कंपोजिशन कैसे बना उनका, वो सब हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग मैटर के बारे में। हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? साइंस की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि जो केमिस्ट्री है वो कीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। एंड कीमिया का मतलब होता है केमिकल्स। केमिकल्स, तो केमिस्ट्री में हम एक तो केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। हमारे चारों तरफ की जो प्रकृति है वो दो तरीके के सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। अगर लिविंग की बात करूं तो जिसमें सारे के सारे लिविंग्स मेरे चारों तरफ के, तो वो बायोलॉजी में। और अगर नॉन लिविंग की मैटर की बात करूं तो बेटा वो सारा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा जैसे कि मैम मैटर होता क्या है? किसी बच्चे ने पूछा है कि व्हाट इज सब्सटेंस। अगर कोई आपसे पूछे कि सब्सटेंस क्या है, आपने ये तो बता दिया मैम कि केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस
सब्सटेंस या मैटर के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा पदार्थ। लेकिन आप पदार्थ किसको बोलते हो? पदार्थ किसको बोलते हो? पदार्थ क्या होता है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मतलब उसका कुछ ना कुछ वजन है। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज होती है, ठीक है? इस ब्रह्मांड में सारा का सारा, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें जिसके पास थोड़ा बहुत मास है, थोड़ा बहुत वजन है, उसका थोड़ा बहुत द्रव्यमान है, और उसने किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, जहां पर जिस जगह है वो उस जगह को उसने घेर रखा है, उसे हम मैटर, उसे हम सब्सटेंस बोलते हैं। एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज जिसके पास थोड़ा बहुत द्रव्यमान हो और जिसने क्या कर रखा हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो। आप लिख सकते हो एनीथिंग दैट हैज, एनीथिंग दैट हैज सम मास, हैज सम मास। मास का मतलब द्रव्यमान, यहां पर मास का मतलब द्रव्यमान है, और साथ में उसने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसका हल्का फुल्का द्रव्यमान है और उसने क्या कर रखा हो, स्थान घेर रखा हो, उस चीज को क्या बोलेंगे हम? उस चीज को बोलेंगे सब्सटेंस या मैटर। और उस मैटर के बारे में हम कहां पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कोई भी चीज, ये मार्कर है, इसका कोई ना कोई मास है और उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये मार्कर क्या हुआ? मैटर हुआ। अब इसमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे? ये मार्कर किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इसको बनाने में क्या क्या चीज लगी है, क्या क्या एलिमेंट काम में आए हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल उसमें लगे हैं, तो वो पढ़ना ही केमिस्ट्री है, ठीक है? अब मैंने इस मार्कर को नीचे फेंका तो ये नीचे धरती की तरफ क्यों गया? अब आप इतनी फिजिक्स तो जानते होंगे, तो वो फिजिक्स है बेटा, वो फिजिक्स है, ठीक है? मैं बोल रही हूं, मैं चल रही हूं, घूम रही हूं, मेरे शरीर के बारे में पढ़ोगे तो वो बायोलॉजी है, वो बायोलॉजी है, ठीक है? तो याद रखिएगा, ऐसी कोई भी चीज जिसका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का द्रव्यमान हो और जिसने थोड़ा बहुत स्थान घेर रखा हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो, उसे हम मैटर बोलेंगे। अब बात आती है कि ये मैटर हम केमिस्ट्री में, बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर चलूंगी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आज की क्लास ऐसे लगेगा, अरे मैम ये तो हम 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, ये कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होंगे। तो मुझे तो सबको लेके पढ़ाना है ना, तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी, बस चुपचाप आंख बंद करके मेरे पे ट्रस्ट करो, सारा कुछ पढ़ाऊंगी और वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में आएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है? चलिए सुनिए, तो मैटर क्या है ये तो समझ में आ गया। मतलब हम केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुत सारे केमिकल, जैसे आपने बहुत सारे केमिकल के नाम दिए होंगे। कुछ केमिकल्स होते हैं कंपाउंड्स, वो एसिड की फॉर्म में होते हैं, कुछ बेस, कुछ सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं, ऐसे बेटा बहुत सारे केमिकल्स हैं। फिर वो केमिकल्स किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यही सब पढ़ना आपका क्या है? केमिस्ट्री है। अब बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरिस्टोटल, अरस्तु पढ़ा होगा। ऐसे ही बेटा आपका क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के जनक, या आपसे पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन आता है बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? वो लिखेगा कि रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान, या आपको कभी कभी क्वेश्चन मिल सकता है आधुनिक रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बोलो या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किनको माना जाता है? तब आप आंसर क्या करेंगे? एंटोनी लेवोइजर। एंटोनी लेवोइजर नाम के साइंटिस्ट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की उपाधि दी जाती है। आगे हम बात करेंगे कि इन्होंने कंबस्टन थ्योरी दी थी, है ना, ये सब बाद में बात करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि हमने फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला? तो आप क्वेश्चन को टिक करके आइएगा, लेवोसियर। क्यों, कैसे लेवोसियर ने क्या किया था? दहन का सिद्धांत दिया था, आगे सब बताऊंगी मैं। फिलहाल के लिए इतना पॉइंट नोट कर लीजिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको माना जाता है? आप बताएंगे लेवोसियर को। लेवोसियर को। इतनी बात, एक वन लाइनर क्वेश्चन था, नोट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब आइए वापस यहां पर, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे जहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, मैं वहां से पढ़ा रही हूं आपको। देखिए बेटा, जब मैं बात करती हूं मैटर की, मैंने यहां पर लिखा कि मैटर, केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। और मैंने पदार्थ की परिभाषा क्या दी कि कोई भी चीज जिसका हल्का फुल्का द्रव्यमान हो और जिसने थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो, स्थान घेर रखा हो, वो मैटर कहलाता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्या क्वेश्चन आया होगा कि मैम मैटर तो बहुत सारे टाइप का हो सकता है, जैसे हमारे चारों तरफ के नेचर में गैसेस हैं, मैंने पानी का ग्लास मंगवाया, पानी के ग्लास में लिक्विड है, पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, ऐसे ही मार्कर है, वो सॉलिड फॉर्म में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि जो मैटर है उसकी स्टेट कितनी होती है। तो आप लिखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मैटर की स्टेट कितनी होती है, स्टेट ऑफ मैटर, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा पदार्थ की अवस्था, कि ये जो पदार्थ हैं जिसकी आपने परिभाषा दी है, ये इसकी कितनी स्टेट हो सकती है, कितनी स्टेट हैं। फटाफट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैम कॉपी में नोट भी करना है बेटा, आपको कुछ नोट नहीं करना है, मेरी तरफ से आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, लेकिन चैप्टर फिनिश होने के बाद, ठीक है। मैं अपने आपको पीडीएफ दूंगी, चुपचाप सुनो, बस बात सुनो चुपचाप, और जितना कभी पढ़ा है उसको मुझे बताओ। सौरभ कुमार कह रहे हैं लाइव नहीं है, बेटा लाइव है क्लास, मैं पागल हूं क्या जो रिकॉर्ड करके और आपकी क्लास में चला दूंगी अभी नए बैच में। हाँ चलो जल्दी से फटाफट बताओ कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कोई पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। एक बच्चा है उसने कहा है 3, बेटा आप गलत हैं, एक कह रहा है 2, एक ने कहा है 4, एक ने कहा है 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है 3 है मैम, मोस्टली 5 कहा जाता है। सुनिए, जब हम किसी भी मैटर की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, कोई पदार्थ कितनी अवस्थाओं में हो सकता है, तो आप यहां पर लिखेंगे कि मैटर की स्टेट 5 होती हैं बेटा। किसी बच्चे ने 3 बोला है, वो मुझे पता है क्यों बोल रहा है। सबसे पहली स्टेट है उसको नाम देते हैं हम सॉलिड, ठोस अवस्था। नंबर 2 पे आती है बेटा लिक्विड, लिक्विड जिसको हम हिंदी में लिखेंगे तरल अवस्था। नेक्स्ट 3 नंबर पे आती है गैस, गैसीय अवस्था, गैसीय फॉर्म में हो सकता है। और 4 नंबर पे आती है आपकी प्लाज्मा, प्लाज्मा। एक प्लाज्मा आप बायोलॉजी में पढ़ोगे कि हमारे खून में प्लाज्मा होता है, हमारे खून में भी प्लाज्मा होता है, कितने परसेंट में, 40 to 45% में, लेकिन वो 55% में, वो खून वाले प्लाज्मा की बात नहीं हो रही है यहां पर मैटर की स्टेट की बात कर रहे हैं कि एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। बताऊंगी कि प्लाज्मा कब होती है, कैसे होती है, फिलहाल सिर्फ सुनते जाइए, है ना। और 5वीं कौन सी होती है, तो 5वीं होती है BEC स्टेट। अभी आएंगे हम, इसकी फुल फॉर्म पे भी आएंगे। इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब सुनिए बेटा मेरा ध्यान से, क्या पॉइंट मैंने कहा कि कोई भी मैटर है वो 5 स्टेट में हो सकता है, वो 5 अवस्थाओं में हो सकता है। कौन कौन सी अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कभी कभी एग्जाम में जैसे इस बार एनटीपीसी ने पूछा कि किसी भी सब्सटेंस की 4th स्टेट का नाम क्या है, आपको क्या लिखना था। 4 नंबर पे मैम ने क्या लिखा है, प्लाज्मा, तो आपको भी प्लाज्मा करना था। 5वें का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हम एक एक करके सबकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा सॉलिड स्टेट क्या होता है, आपके दिमाग में क्या आएगा। आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज आएगी कि मैम के हाथ में मार्कर है, वो मार्कर सॉलिड स्टेट में है। मैम ने जो चश्मा लगा रखा है वो चश्मा सॉलिड स्टेट में है। मैम ने जो अंगूठी पहन रखी है सोने की वो सॉलिड स्टेट में है ना। तो बेटा सबसे पहला सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, एग्जाम में यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो जरा देखिए, एक मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूं, ये जो आपका डायग्राम है ना बेटा, ये क्या है। पहली बात तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाह रही हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा। क्लास नहीं चलेगी आज, बेटा क्लास चल रही है। कौन कह रहा है क्लास नहीं चलेगी, प्रॉपर पिछले 20 मिनट से क्लास चल रही है। बेटा अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि मैटर जो है, पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, ये क्वेश्चन है। मान लो मैं आपका एग्जाम ले रही हूं, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या दे दिया, मैंने कह दिया कि भाई मैटर किससे मिलकर बना हुआ है। आपने मैटर के 2 गुण बताए,
आपने बताया कि मैटर हम उसको बोलेंगे जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जिसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो। लेकिन मैटर बेटा किसका बना हुआ है? तो मैटर किसका बना हुआ है? मैटर बनता है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। बहुत सारे अणु ऐसे ऐसे एक अणुओं की लेयर, दूसरे अणुओं की लेयर, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब क्या बनता है बेटा? मैटर बनता है, पदार्थ बनता है। और उस पदार्थ का क्या होना चाहिए? कुछ द्रव्यमान और कुछ उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो। अब मेरी बात सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलना चाह रही हूं। देखिए, ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो बेटा ये जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रहा होगा, कोई ना कोई बल लग रहा होगा ना, तभी तो ये क्या हो रहे हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिना फोर्स के ये जुड़े हुए होंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मैटर जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उन मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? इस फोर्स को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहा जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा अंतराण्विक बल या अंतर आणविक बल। तो जब कभी कहीं पर भी किसी मैटर का निर्माण होता है, तो उस मैटर का निर्माण करने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल बोलते हैं। अब आइए जरा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने कहा मैटर की सबसे पहली स्टेट कौन सी है? सॉलिड। मैंने कहा ठोस अवस्था है। अब आपके दिमाग में जैसे ही मैंने ठोस बोला, तो आपके दिमाग में, जैसे मैंने बचपन में जब केमिस्ट्री पढ़ा, तो बेटा मैंने वहां पर जैसे ही हमारे टीचर ने बोला ठोस, तो मेरे दिमाग में सिर्फ जो बॉल होती है जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, उसका ध्यान आता था। तो शायद आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो रहे होंगे, ठोस बोलते ही वो गेंद जिससे हम बचपन में खेलते थे क्रिकेट, वो ध्यान आ रही होगी, वही मेरे ध्यान में आ रही, क्योंकि वो किस स्टेट में है? वो सॉलिड स्टेट में है। ये बेटा आपके सामने जो एक बॉक्स सा बना हुआ है ना, डिफरेंट कलर ऑफ बॉल्स का, ये सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है। अब आप इसको देखकर, इस इमेज को देखकर आप मेरे को 3 पॉइंट क्लियरली बोल सकते हो कि सॉलिड स्टेट के क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। सबसे पहला, मैम जब कहीं पर भी किसी भी मैटर की सॉलिड स्टेट बनती है, तो उस स्टेट में पहला पॉइंट तो क्या लिखोगे कि उस मैटर का जो आपका साइज है और शेप है, उसका जो शेप एंड साइज है, वो क्या होगा बेटा? फिक्स होगा। वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। वो निश्चित आकार का होगा। देखो, इसका पर्टिकुलर एक फिक्स शेप बना हुआ है, जो शेप आपको दिख रहा है। तो ठोस अवस्था का सबसे पहला आपके सामने कैरेक्टर क्या आना चाहिए कि ठोस अवस्था के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी अणु होते हैं, उन अणुओं का एक निश्चित आकार और आकृति होता है। ये पहला पॉइंट आपको इस इमेज को देखकर ही ध्यान में आ रहा होगा। कहने का मतलब शेप और साइज क्या हो गया बेटा? फिक्स्ड हो गया। दूसरा बेटा, दूसरा क्या है? ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये टाइटली आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम बहुत कस कस के आपस में बंधे हुए हैं, तभी तो बेटा ये सॉलिड बना। तभी तो क्या बना? ये सॉलिड, कठोर बना। रिजिड होते हैं सॉलिड स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स। तो आप बताओगे कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं, कौन से फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो क्लोजली पैक्ड हैं, तभी तो वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये फोर्स थोड़े दूर हो गए, कमजोर हो गए, तो ये सब बिखर जाएगा बेटा। ये लिक्विड या बेटा कौन सी स्टेट में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो दूसरा क्या कैरेक्टर हो गया कि जितने भी सॉलिड स्टेट वाले मैटर होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या लगते हैं? हमेशा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। तभी तो उनकी स्ट्रक्चर भी क्या बनती है बेटा? रिजिड बनती है। रिजिड का मतलब होता है कठोर। कठोर स्ट्रक्चर वाला वो बनता है। ये मार्कर कठोर है बेटा, क्योंकि इस मार्कर के मॉलिक्यूल हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। और क्यों पैक्ड है? क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा कैरेक्टर भी आपने इमेज को देखकर बता दिया। तीसरा कैरेक्टर बेटा, जब मैं डेंसिटी की बात करूंगी,
डेंसिटी, सघनता की बात करूंगी तो जितने भी सॉलिड स्टेट वाले मॉलिक्यूल होंगे उनकी डेंसिटी हमेशा क्या होती है, हाई होती है। तो ऐसे आप एक इमेज देखकर खुद बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि जितने भी सॉलिड स्टेट वाले मैटर होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर होंगे, जरा लिखिएगा। अब आप लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है। इस चीज को यहां रख देते हैं ताकि कोई भी बच्चा आए तो उसे समझ में आ जाए कि क्या पढ़ा रहे हैं, बार बार मुझे डिस्टर्ब ना करे। अगर आपसे पूछे कि ठोस अवस्था के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, उसके गुण बताइए, तो सबसे पहला क्या लिखोगे कि ठोसीय अवस्था के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं बेटा, पास पास होते हैं। अब पास पास मॉलिक्यूल क्यों हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम है इसलिए ये क्लोजली पैक्ड हैं। और दूसरा, इनके बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्स लगते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, ये अंतर आणविक बल। कैसे लगेंगे बेटा, कमजोर या स्ट्रॉन्ग, अंतर आणविक बल बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा, इनकी मॉलिक्यूल की डेंसिटी, जरा बताइए डेंसिटी कम होगी या ज्यादा, जब मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लग रहा है, स्ट्रॉन्गली पैक्ड है, तो इनकी सघनता, इनका घनत्व क्या होना चाहिए, डेंसिटी हाई होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, उच्च घनत्व वाले होने चाहिए। एक कह रहा मॉलिक्यूल का हिंदी बेटा अणु होता है, पीछे 5 बार लिख चुकी हूं, इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट में आप बताओगे जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका शेप, उनका आकृति क्या होता है बेटा, एक निश्चित आकृति होती है, एक फिक्स्ड, एक रेगुलर, एक उसका रेगुलर आकृति होगा, मतलब निश्चिताकार के होते हैं, ये निश्चित आकृति के होते हैं। और इनका वॉल्यूम, इनका आयतन भी क्या होगा, फिक्स होगा। जितना भी इसका आयतन होगा वो डिपेंड करता है कितने मॉलिक्यूल हैं, कितना उसका मास है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, निश्चित आकार का होना चाहिए। और ये जो मॉलिक्यूल हैं वो रिजिड होते हैं, ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया कि कोई भी मैटर अगर सॉलिड स्टेट में है तो ठोस अवस्था में है, तो बेटा सबसे पहला उसकी ठोस अवस्था के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो पास पास हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, डेंसिटी हाई है, शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, एंड वो कठोर होते हैं। ये मैटर की पहली स्टेट है जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, आप बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हो। अरे रुकिए 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 रुकिए, हम बहुत हाई लेवल तक तुम्हें लेकर जाएंगे, हम सब बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा स्टेट कौन सा आया, दूसरा स्टेट आया अपने पास लिक्विड स्टेट। तो दूसरी स्टेट के बारे में बात करेंगे, लिक्विड स्टेट की। बेटा जब हम तरल अवस्था की बात करेंगे तो आपके सामने छोटा सा एक एग्जांपल देती हूं। एक पानी का ग्लास है, ये पानी का ग्लास है, इस पानी के ग्लास के अंदर क्या है, पानी। और पानी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको यह ना पता हो कि पानी लिक्विड स्टेट में होता है। तो अब इसकी क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, इस पानी के ग्लास को देखिए और मुझे बताइए कि पानी जो है उसका साइज क्या फिक्स है। अगर मैं इस ग्लास के अंदर एक छोटी सी बॉल डाल दूं, एक मतलब आपकी क्रिकेट बॉल छोटी सी जो आती है वो डाल दूं, तो उसका तो फिक्स साइज है। लेकिन इसके अंदर जो पानी डाल रखा है मैंने, क्या पानी का फिक्स साइज है। ग्लास में डालूंगी तो ऐसा मतलब अपना इमेज बना लेगा, ऐसी आकृति बना लेगा। अगर इसी पानी को मैं पतीले में डालूंगी तो ऐसे गोल गोल फैल जाएगा। अगर इसी पानी को मैं बोतल में डालूंगी तो बोतल का आकार ले लेगा ये। तो सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे, जिस भी पात्र में लिक्विड स्टेट के मैटर को रखा जाता है वो उस पात्र के अनुसार अपनी आकृति बना लेता है। कहने का मतलब कि इनका शेप फिक्स नहीं है। पहला पॉइंट लिख दो कि अगर कोई भी चीज लिक्विड स्टेट में है तो उसकी आकृति क्या है, नॉट फिक्स्ड।
वो फिक्स्ड नहीं है, वो अनिश्चित आकार का है। जिस भी पात्र में उसे डालेंगे, जिस भी पात्र में डालेंगे तो वो उसका ही आकार ले लेगा, जिस भी पात्र में डालेंगे उसका आकार ले लेगा। तो शेप इसका क्या है बेटा, फिक्स नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 आप बताएंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन क्या उसका फिक्स है? भाई एक गिलास पानी है तो उसके अंदर, ये ग्लास जो इतना बड़ा है तो इसके अंदर से मैं पानी डालूंगी तो उसका इतना ही वॉल्यूम आएगा, ज्यादा करूंगी तो डुल जाएगा बाहर। तो वॉल्यूम फिक्स है, ध्यान से मेरा बात सुनना। वॉल्यूम तो इस पानी का जितना है उतना ही है, जब तक मैं इसे पीऊंगी नहीं तब तक इतना ही है। तो बेटा आप नोट करोगी कि लिक्विड स्टेट की मैटर, जो कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट में है तो उसका शेप तो फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, वो निश्चित आकार का है। लेकिन थोड़ी देर पहले बताया मैंने, अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो बेटा दोनों ही फिक्स होंगे। ये देखिए सॉलिड स्टेट में है तो उसका शेप भी क्या है, फिक्स, वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स। लेकिन लिक्विड में है तो उसका शेप तो फिक्स नहीं है, जिस भी पात्र में डाला वैसा आकार ले लिया, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। अगला बात क्या होगा, अगला कैरेक्टर क्या हो सकता है, तीसरा। तो तीसरा कैरेक्टर क्या होगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े से कमजोर लगेंगे। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड स्टेट के। तो अगर हम यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करोगे, अंतर आणविक बलों की बात करोगे, तो अंतर आणविक बल थोड़े से कमजोर होंगे, ज्यादा कमजोर नहीं बेटा, ज्यादा कमजोर होते ही तो गैसियस स्टेट बन जाती है। हल्के से कम, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड स्टेट से, सॉलिड स्टेट से कमजोर होंगे बेटा, सॉलिड स्टेट से कमजोर बल लगेंगे यहां पर। ऐसे देखो, एक मॉलिक्यूल यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, ऐसे तो थोड़े से इसके फोर्सेस कमजोर हो गए। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हैं तो बेटा मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम होगा या ज्यादा, साफ साफ देख सकते हो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है बेटा, थोड़ी ज्यादा। तो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और जब डिस्टेंस ज्यादा है तो बेटा मॉलिक्यूल, अणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अणुओं के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गए तो वो दूर दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी डेंसिटी की, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, घनत्व की, या सघनता लिखेंगे आप केमिस्ट्री में, यहां पर सघनता लिखेंगे, तो इनका डेंसिटी क्या होगा, हल्का सा कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम लग रहे हैं, तो इनका डेंसिटी क्या होना चाहिए, थोड़ा कम, लेस डेंसिटी, थोड़ा कम। मतलब या लिख सकते हो आप लो डेंसिटी, किसके मुकाबले में, सॉलिड स्टेट के मुकाबले में। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, अगला पॉइंट होना चाहिए बेटा यहां पर कि ये कठोर नहीं होते हैं, नॉट रिजिड, कठोर नहीं होंगे बेटा, ये कठोर नहीं होते हैं। क्या पानी कठोर है, नहीं। क्या दूध कठोर है, नहीं। एक डायग्राम दिखाती हूं आपको, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये रहा बेटा, ये सॉलिड स्टेट था, कोई भी सॉलिड चीज डालोगे फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स शेप होगा, वो कठोर होगा, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन इसी ग्लास के अंदर जब आपने पानी डाला, इसी बीकर के अंदर, बीकर मान लो, इसी के अंदर आपने पानी डाला, तो क्या आपको कठोर दिख रहा है, नॉट रिजिड, कठोर नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, आकृति इसकी फिक्स नहीं है। लेकिन वॉल्यूम तो क्या है इसका, आयतन उतना ही है ना जितना आप डालोगे, आयतन तो फिक्स है, ठीक है। अब बेटा तीसरी स्टेट क्या आती है, तीसरी स्टेट आती है गैसेस। इस डायग्राम को देख के ही समझ जाओगे, कठोर तो ये भी नहीं होंगे जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाए, जब ये इन मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा दूरी आ जाए, एक मॉलिक्यूल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो मैटर की तीसरी स्टेट बनती है। और तीसरी स्टेट को मैं क्या लिखूंगी, गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट, 3 नंबर पे लिखेंगे हम, गैसियस स्टेट। बेटा कभी कभी यहां से क्वेश्चन आ जाता है, बाकी तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, प्लाज्मा एंड बीईसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। जब मैं गैसियस स्टेट की बात करूंगी तो बेटा यहां पर तो ना साइज फिक्स है, ना तो आकृति, ना शेप,
ना वॉल्यूम फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है बेटा, ना आयतन ना आकार, कोई भी निश्चित आकार का नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है इन तीनों चीज में से। याद रखिएगा सॉलिड का दोनों ही फिक्स होते हैं, वॉल्यूम एंड शेप। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। बट जब गैस की बात करेंगे तो बेटा शेप साइज वॉल्यूम ये सब क्या होंगे, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ये तीनों लिख देना, अनिश्चित आकार के होंगे। कैसे? अनिश्चित आकार के, किसी भी आकार में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फोर्सेस लगते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बेटा क्या होते हैं, बहुत कमजोर, बहुत वीक, बहुत ही ज्यादा वीक, बहुत कम। और जहां कमजोर बल लगेंगे वहां पर हमेशा मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत दूर दूर, एक यहां दूसरा यहां तीसरा यहां। तो अणुओं के बीच में दूरी क्या होगी, अणुओं के बीच में डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, बहुत ज्यादा। डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, वीक। इसीलिए तो इसका शेप साइज वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसीलिए तो गैसियस स्टेट का कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आप क्या बता सकते हो, वॉल्यूम वगैरह नहीं बेटा, वॉल्यूम कैसे फिक्स हो जाएगा प्रवीण कुमार, वॉल्यूम कैसे फिक्स हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम आपने कभी देखा है फिक्स? ऐसी बात कर रहे हैं। डेंसिटी क्या होगी बेटा, डेंसिटी भी बहुत कम होगी, घनत्व भी कम होगा। तो ये है गैसियस स्टेट। जैसे ये देखो बेटा, ये तीसरा एग्जाम्पल था गैस का। गैस कठोर तो होती ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना इसका फिक्स शेप है ना इसका फिक्स वॉल्यूम है। और देखो एक मॉलिक्यूल यहां यहां यहां, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, और डेंसिटी कम हो रही है तो फोर्सेस भी क्या है, कमजोर हैं। तो ये तीन स्टेट हैं जनरली। कुछ यहां पर सॉलिड स्टेट में आते हैं, जैसे कुछ भी लिख दो, मार्कर, कुर्सी, पेन, गेट, ये आपका क्या है, डिजिटल बोर्ड, चश्मा, अंगूठी, चेयर, कुछ भी लिख दो। और लिक्विड, दूध, दूध के अलावा पानी, जितने भी लिक्विड, जूस, सब लिख दो आप। गैस, जितनी भी गैस जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, प्रोड्यूसर गैस, वाटर वेपर गैस, जितनी भी गैसेस आप जानते हो इस धरती पर, वो सारी गैसेस इसका एग्जाम्पल है। तो हमारे चारों तरफ जितना भी मैटर है उसकी प्राइमरी तीनों स्टेज हमने पढ़ ली। अब आती है चौथी स्टेट, अब आती है चौथी स्टेट। मैम साइंस स्पेशल 12 कितने बजे से शुरू होगा? अरे मेरे प्यारे बेटा अनुराग, ये साइंस स्पेशल 12 की ही केमिस्ट्री की पहली क्लास है, जो मैंने 11 में भी चलवा रखी, क्योंकि 11 में भी केमिस्ट्री नहीं हुआ था। ठीक है। अरे पानी ज्यादा डालोगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा सूरज सेन। अब आइए बेटा नेक्स्ट। अब 4 नंबर पे जो स्टेट आती है किसी भी मैटर की, वो कौन सी आती है? तो अब आप ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना। प्लाज्मा। 4 नंबर पे कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है। मैम कमेंट शो नहीं कर रहे, कमेंट आपको नहीं शो करेगा, मेरे को कर रहे हैं आपके सारे के सारे कमेंट शो। तो सुनिए, जब आप किसी भी गैस स्टेट वाले मैटर को, ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज, ध्यान से सुनना, जब आप किसी भी गैस को, बहुत कॉमन भाषा में समझा रही हूं, इससे ज्यादा लो लेवल पे जाके मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैम प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, थोड़ा रुकिएगा। हाँ मेटल, सारी मेटल सॉलिड होती है बेटा। हाँ जी सुनिए जरा, देखना, जब किसी गैस को, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी गैस को आपने हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर का मतलब है उच्च तापमान, मैंने TEMPR लिखा है ना, तो शॉर्ट में टेम्परेचर लिखा है इसको मैंने। जब किसी गैस को आपने उच्च तापमान दिया, अब ये उच्च तापमान कितना है? करोड़ों केल्विन। ऐसा नहीं है कि आपने 400 मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दिया, नहीं बेटा। जब किसी गैस को आप करोड़ों केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे,
तो बेटा ये जब इस गैस स्टेट वाली मैटर को, जब इस मैटर जो कौन सी स्टेट में है, गैस स्टेट में है, इसे आपने बहुत अधिक तापमान दिया, हाई टेम्परेचर दिया, ये टेम्परेचर करोड़ों केल्विन्स में होना चाहिए, तब क्या होता है बेटा, ये जो गैस है ना, ये आयोनाइज्ड हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं? आयोनाइज्ड हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है ये, और ये आयनीकृत होकर आयन की फॉर्म में टूट जाती है। ये गैसीय स्टेट किसकी फॉर्म में? ये आयोनाइज्ड हो जाएगी बेटा, आयनीकृत हो जाएगी, और आयनीकृत होने के बाद या तो बनेंगे सेम चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले धनायन, या तो कौन से आयन? धनायन, पॉजिटिव चार्ज वाले, सेम चार्ज वाले, या नेगेटिव चार्ज वाले क्या बनेंगे? ऋणायन बनेंगे। तो इस स्टेट को मैं क्या बोलूंगी? प्लाज्मा स्टेट। मैंने क्या बोला? प्लाज्मा स्टेट किस स्टेट पर लगती है हमेशा? आप बताओगे गैस स्टेट पर। जब कभी किसी गैस को आपने बहुत अधिक तापमान दिया, उच्च तापमान, और ये तापमान क्या है बेटा? करोड़ों केल्विन में होना चाहिए, करोड़ों केल्विन में होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं आपको, ये प्लाज्मा कहां होती है? स्टार पे, स्टार्स, तारे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा कि जो तारे हैं, तारे चमकते हैं, तो वो कौन सी स्टेट की वजह से चमकते हैं? आप बताओगे प्लाज्मा स्टेट की वजह से। तो तारों का चमकना किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मा अवस्था का। जैसे तारों का, भाई सूर्य भी क्या है? एक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, सन भी क्या है? एक स्टार है, तारा है। तो सन और स्टार पर होने वाली क्या, कौन सी स्टेट? प्लाज्मा स्टेट। सूरज सेन कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, तो जरा ध्यान से सुनिएगा सूरज, मैं एक बार फिर बता देती हूं कि जब कभी आप किसी गैस को, जैसे बादलों में क्या होती है बेटा? गैस होती, गैस के बादल होते हैं ना, गैस के बादल। तो बेटा ऐसे ही जब आप किसी भी गैसीय स्टेट वाले मैटर को, गैस को आपने बहुत अधिक तापमान दिया, करोड़ों केल्विन दिया, तब क्या हुआ? ये गैसीय स्टेट आयोनाइज्ड हो गई, ये आयंस की फॉर्म में आ गई, ये आयनीकृत हो गई। और आयनीकृत आयन तो आपने पढ़े होंगे ना छोटी क्लास में, या तो होगा पॉजिटिव या क्या होगा? नेगेटिव। तो या तो ये गैसीय अवस्था सेम एक जैसे धनात्मक आयनों में टूट जाएगा, या ये एक जैसे ऋणात्मक आयनों में टूट जाएगा। तो या तो यहां से पॉजिटिव आयंस मिलेंगे या नेगेटिव आयंस मिलेंगे। इसी स्टेट को मैंने क्या बोला? इसी को मैंने प्लाज्मा स्टेट बोला। इसी को मैंने क्या बोला? प्लाज्मा स्टेट बोला। और एक क्वेश्चन नेक्स्ट में बहुत ध्यान से सुनना मेरा बात। मैंने कहा जब गैस ये स्टेट को आयोनाइज्ड किया तो मुझे क्या मिली? मुझे प्लाज्मा स्टेट मिली। ध्यान से सुनना मेरे सेंटेंस, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब मैंने गैसीय स्टेट को आयोनाइज किया तो बेटा मुझे कौन सी स्टेट मिली? प्लाज्मा स्टेट मिली। और जब मैंने प्लाज्मा स्टेट को डी आयोनाइज्ड कर दिया, क्या कर दिया? डी आयोनाइज्ड, मतलब आयनीकृत था, उसका अपोजिट मैंने डीएक्टिवेट कर दिया इन आयंस को। मैंने इसको डी आयोनाइज का मतलब है कि यहां से इनको वापस, मतलब इनके चार्ज को हटा दिया। तो बेटा जैसे ही मैं यहां से डी आयोनाइज करूंगी किसको? प्लाज्मा को, तो मुझे वापस कौन सी स्टेट मिल जाएगी? गैस स्टेट मिल जाएगी। ये एग्जाम के 2 क्वेश्चन। एक कह रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पवन कुमार बोल रहे हैं मैम आपकी आवाज चेंज हो गई। पवन कुमार तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा? हाँ, या तुम मुझे पढ़ा लेने दो या तुम अपना दिमाग लगा लो। मैंने क्या बोला? मैंने इतनी छोटी सी बात बोली पवन कुमार, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारे बस की नहीं है केमिस्ट्री पढ़ना, छोड़ दो तुम अभी से। सुनिए जरा ध्यान से, क्या बोला मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जब किसी गैस को मैंने बहुत अधिक तापमान दिया, अधिक तापमान दिया मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया, बहुत अधिक तापमान दिया, तो अधिक तापमान पर क्या हुआ? ये जो गैस थी ये आयोनाइज्ड हो गई बेटा।
क्या होगी? आयनीकृत हो गई, आयनीकृत हो गई, आयंस की फॉर्म में आ गई। अब आयंस तो दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बेटा क्या हुआ यहां से? या तो पॉजिटिव आयन मिला आपको या नेगेटिव आयन मिला। तो इस गैस की आयोनाइज्ड स्टेट को ही मैंने, ये जो आयोनाइज्ड हो गई ये गैसीय स्टेट, इसी को मैंने क्या बोला? प्लाज्मा स्टेट बोला। और यही प्लाज्मा स्टेट कहाँ होती है? सन पे और स्टार पे, सूर्य और तारों पे। फिर कह रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या कराया ऐसा जो समझ में नहीं आया? और मैंने कहा जब गैस को आयोनाइज्ड किया तो बेटा क्या मिला? प्लाज्मा। अब मैंने प्लाज्मा को वापस डी आयोनाइज्ड कर दिया, इसके आयंस का विकृतीकरण कर दिया, वापस डी आयोनाइज्ड कर दिया, तो बेटा मुझे वापस क्या मिल जाएगा? गैस मिल जाएगा। इतनी तो बात बोली, इतनी सी बात बोली, ये समझ में नहीं आया तो तुम छोड़ दो भाई, अपना अमाउंट वापस मैनेजमेंट से रिफंड करवा लो। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? सन और स्टार के ऊपर कौन सी स्टेट होती है? किसी भी मैटर की फोर्थ स्टेट होती है, और कौन सी? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट हो गया बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपको 3 पॉइंट नोट करना है, ये बहुत अधिक करोड़ों तापमान पर, करोड़ों केल्विन तापमान पर होती, ठीक है? ये आया था क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के एग्जाम में, करोड़ों केल्विन तापमान पर होती है, जैसे सूर्य और तारों का चमकना, और सूर्य पर भी ये होती। दूसरा, आप बताओगे कि जब किसी गैसीय अवस्था को आयोनाइज्ड किया तो उसी को प्लाज्मा बोला, और प्लाज्मा को वापस डीआयोनाइज्ड कर दिया तो गैस स्टेट मिल गई मुझे। बस। अब सुनिए जरा नेक्स्ट। अब बात आती है इसकी खोज किसने की थी? प्लाज्मा स्टेट की खोज किसने की? एक मेरे पास इसका डायग्राम भी होना चाहिए। ये देखो, अब जो कह रहा था ना पवन कुमार की मुझे समझ में नहीं आया, बेटा सुनो, ये सॉलिड स्टेट है, डायग्राम से समझ पा रहे हो? ये सॉलिड स्टेट है, क्योंकि देखो क्लोजली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स, अणु बहुत पास पास हैं, सॉलिड। अणु थोड़े से दूर हुए लिक्विड, बहुत ज्यादा दूर हुए गैस, और इसी गैसीय स्टेट को, जो कहाँ है? बादलों में, इसी गैसीय स्टेट को मैंने आयोनाइज कर दिया, बहुत अधिक टेम्परेचर दे दिया, तो यही मॉलिक्यूल्स आयंस की फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो बताओ ये कौन सी स्टेट है बेटा? ये प्लाज्मा स्टेट है। इतनी सी बात पवन कुमार को समझ में नहीं आई तो पवन कुमार आगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। इस डायग्राम से अगर किसी को इस चीज को भूल जाओ, इसको मैं बताऊंगी अभी, इसको तो मैं बताऊंगी, नीचे वाली चीज नहीं पढ़नी है आपको। अगर इस डायग्राम से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके दिमाग में केमिकल लोचा है, अब आप नहीं समझ पाओगे मेरे से, ठीक है? तो गैसीय स्टेट को आयोनाइज करते ही बेटा प्लाज्मा मिलेगी, और प्लाज्मा को वापस डीआयोनाइज्ड करते ही हमें गैसीय स्टेट वापस मिल जाती है। इतनी सी बात समझाने में पवन कुमार कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बात आती है कि इस प्लाज्मा स्टेट की खोज कब हुई थी, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बार एनटीपीसी ने भर भर के खोजें पूछी हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज किसने की? बहुत क्वेश्चन आए हैं खोज से। तो 1879 में बात है, ये 1879 की। साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले इस स्टेट के बारे में बताया। विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले प्लाज्मा स्टेट के बारे में बताया। जबकि ये जो प्लाज्मा शब्द है, कौन सा शब्द? ये विलियम क्रुक्स ने सिर्फ ये बताया कि गैसीय स्टेट को आयोनाइज्ड करते ही कोई स्टेट बन जाती है, ये मॉलिक्यूल दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा टर्म है, ये जो प्लाज्मा शब्द है, वो किसने दिया? तो ये शब्द अलग साइंटिस्ट ने दिया है। और कौन से साइंटिस्ट ने? तो लैंग्यूमिर। लैंग्यूमिर, LANGMUIR, लैंग्यूमर नाम के साइंटिस्ट ने प्लाज्मा टर्म दिया। कब दिया? ईयर वैसे तो नहीं पूछा जाता है कभी भी, लेकिन अगर किसी को लिखना है तो 1928 की टाइम की बात है। बहुत रेयरली कभी पूछा जाए तो पूछा जाए, इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप यहाँ पर BSc BSc नहीं कर रहे हैं, तो बेटा ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है? हो गई मेरी बात समझ में आई? चलो चलो अब बात करते हैं पांचवें स्टेट की। पांचवा स्टेट प्लाज्मा के बारे में इतने ही पॉइंट नोट करने हैं, आगे फिर से आएगा तब वापस देखेंगे।
अब चलेंगे हम पांचवें स्टेट पर। पांचवें स्टेट का नाम क्या बताया था मैम ने? पांचवी अवस्था कौन सी थी? बीईसी। बीई, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, कभी कभी तो फुल फॉर्म ही आ जाता है, बोस आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम तो सुना होगा आपने, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने सर से। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपकी कौन सी अवस्था मानी जाती है पदार्थ की? पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हिंदी में सेम नाम होगा बच्चा, बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, ये आपकी पांचवी अवस्था किसकी? किसी भी मैटर की, किसी भी पदार्थ की। पदार्थ इस स्टेट में भी हो सकता है। अब मैम ये स्टेट कैसे बने, है ना? ये स्टेट कैसे बने? तो बेटा एक मैं ना, दो साइंटिस्ट बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा महान साइंटिस्ट हैं, उनकी मैं आपको इमेज दिखाना चाहती हूँ। इनकी शक्ल देखिए, दिखने में इंडियन लग रहे हैं, भारतीय लग रहे हैं। ये कौन है? भारतीय साइंटिस्ट सर सत्येंद्र नाथ बोस। पहले साइंटिस्ट का नाम लिखो इसकी डिस्कवरी में, कि पहले वैज्ञानिक, इसकी डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, इसीलिए यहां से नाम पड़ा है इसका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक तो आइंस्टीन हो ही गए, दूसरे बेटा एक इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम आप सर लिखो तो लिखो, कोई बात नहीं, सर सत्येंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय साइंटिस्ट हैं। इनके साथ दूसरे कौन हैं बेटा? तो ये शक्ल से कतई भारतीय नहीं है। ये किसकी शक्ल है? अल्बर्ट आइंस्टीन। किसकी बेटा? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दो साइंटिस्ट जुड़े एक साथ, कौन कौन से? सत्येंद्र नाथ बोस एंड कौन से दूसरे? आप बताओगे आइंस्टीन। इन दोनों ने खोज की कौन सी स्टेट की? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट की। यहां साफ साफ लिखा हुआ है। कब बेटा? तो इन 1924 टू 1925 का समय था, तब इस पांचवी स्टेट की खोज हुई। एक इंडियन साइंटिस्ट, बहुत बड़ा नाम है बेटा। और जब हम बात करते हैं किसकी, जरा ध्यान से सुनना बेटा मेरा इसका, है ना? देखिए, जब हम बात करते हैं सत्येंद्र नाथ की, तो बेटा आपने ज्योग्राफी इतनी तो पढ़ी होगी कि सबसे पहले एक कण बना था और उसी कण से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। याद है तुम्हें कि एक कण बना? कौन सा कण? हिग्स बोसॉन पार्टिकल। सत्येंद्र नाथ बोस ने एक पार्टिकल, एक कण की खोज की थी और उस कण को क्या बोलते हैं? हिग्स बोसॉन पार्टिकल। तो लिखेंगे हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज की किसने? सत्येंद्र नाथ ने, भारतीय साइंटिस्ट। हिंदी में सेम नाम होगा, हिग्स बोसॉन कण की खोज की किसने? सत्येंद्र नाथ ने। और इसी कण को क्या कहा जाता है? गॉड्स पार्टिकल। गॉड्स पार्टिकल मतलब भगवान का कण, गॉड्स पार्टिकल, भगवान का कण। और ऐसा माना गया है क्या कि यही पार्टिकल जो है ईश्वरीय कण, हिंदी में ईश्वर द्वारा दिया गया कण, ईश्वरीय कण, ईश्वरीय कण कहा जाता है। और ऐसा माना गया कि इसी कण से क्या बना है? इस पूरे ब्रह्मांड का विकास हुआ है, यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ है ना? यूनिवर्स का डेवलपमेंट, इस पूरे संसार की उत्पत्ति कौन से पार्टिकल से हुई? हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जिसे हम गॉड्स पार्टिकल, ईश्वरीय कण बोलते हैं। और इन कणों की, इस कण की खोज किसने की? सर सत्येंद्र नाथ बोस ने। सर सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की और बेटा यहीं से यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कब बनते हैं? बहुत कम तापमान पर। ये पार्टिकल कब बनते हैं? बहुत ही ज्यादा कम तापमान, बहुत ही ज्यादा कम तापमान, या मैं यूं कहूं बहुत ज्यादा कम तापमान को आप लिख सकते हो परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान। ये पार्टिकल कब बना? बहुत ही ज्यादा कम तापमान पर, परम शून्य तापमान पर, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर।
मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, जो भी सबसे ज्यादा संभवतः सबसे कम तापमान है, बहुत ही कम तापमान, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर पर ये हिग बोसोन पार्टिकल बना, और वो परम शून्य तापमान कितना माना जाता है बेटा? 0 केल्विन। 0, ये 0 है बेटा, ये 0 केल्विन। तो परम शून्य तापमान पर कोई भी मैटर है, ये 5वीं स्टेट पाई जाती है जिसे BeC बोलेंगे। जैसे सर सत्येंद्र नाथ बोस ने एक पार्टिकल की खोज की, हिग्स बोसोन पार्टिकल, और ये पार्टिकल बहुत कम तापमान, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, वो सबसे कम तापमान जो पॉसिबल हो सकता है, और वो कितना होता है? 0 केल्विन। और इस 0 केल्विन को आप कैसे लिखते हो बेटा? इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में लिखोगे तो कितना? शिवसेन ने बोला एटलीस्ट कितना? 0 केल्विन। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में लिखोगे तो एक बच्चे ने बहुत सही आंसर किया है बेटा। मैम साइंस स्पेशल 12 की टाइमिंग बता दो, मैं बता दूंगी। -273 -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में लिखोगे तो ऐसे लिख देना, डिग्री सेल्सियस में लिखोगे तो ऐसे लिख देना बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? तो अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? 273.15, 273 नहीं बेटा, माइनस लिखा है साफ साफ। 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इससे कम, 0 केल्विन से कम, भाई 0 से कम तो क्या होता है? नेगेटिव। 0 से कम क्या होता है? नेगेटिव। 0 से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। बेटा इस परम शून्य तापमान से कम तापमान पॉसिबल ही नहीं है। केल्विन टेम्परेचर का मान नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि केल्विन टेम्परेचर का मान नेगेटिव में पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और ये सबसे कम तापमान, परम शून्य तापमान हम 0 केल्विन को मानते हैं। और बेटा हिग्स बोसोन पार्टिकल को 0 केल्विन पे रखते हैं तो कौन सी स्टेट बनती है? जब इन पार्टिकल्स को आप 0 केल्विन पर रखोगे, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे, तो हमें किसी भी पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, इस कण की कौन सी स्टेट मिलेगी? BeC मिलेगी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट मिलेगी। अच्छा ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ये लीजिए, एक सेकेंड रुकना, किसी टीचर की क्लास से एक चीज दे दूं मैं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। लो इससे फोन लगा लो, तो मैम ने बोला इसी नंबर पे भेज देना। हाँ जी, तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा बेटा कि BeC स्टेट कितने टेम्परेचर पर पॉसिबल है? आप बोलेंगे परम शून्य तापमान। अगर डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन है तो बेटा -273.15, और अगर केल्विन तो 0 केल्विन। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेचर में ये पॉसिबल ही नहीं होता। अगर मैं इस स्टेट की बात करूं, इससे पहले वाली चारों हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये चारों नेचर में हो सकती हैं, ये चारों प्रकृति में पॉसिबल है, ये चारों पॉसिबल है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगी बेटा, इसकी बात करूंगी, कौन सी? BeC, ये प्रकृति में पॉसिबल ही नहीं है, ये नेचर में पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इसे, ये मैन मेड है, ये मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। और कहां पर? लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि किसी भी मैटर की नेचर में पॉसिबल होने वाली स्टेट कितनी होती है? 4, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन और प्लाज्मा। लेकिन याद रखना BeC नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। परम शून्य तापमान पर कोई भी मैटर सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। बेटा याद रखिएगा, ये चौथी जो स्टेट है, 5वीं स्टेट है, ये नेचर में पॉसिबल ही नहीं है।
नेचर में सिर्फ कितनी पॉसिबल है? 4। इसीलिए कुछ कुछ बुक्स में जनरली हम इन 3 स्टेट को काउंट करते हैं, लेकिन चौथी स्टेट की भी खोज होने के बाद आपको चौथा भी याद रखना है, प्लाज्मा। ये चारों नेचर में हो सकती हैं, 3 तो आप जनरली देखते हो, चौथी सन पे और आपका स्टार पे, लेकिन 5वां स्टेट तो नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। हो गया? चलिए अब बात करेंगे कुछ, ये हो गया मैंने अभी तक की क्लास में क्या बताया। मैंने कहा केमिस्ट्री में हम मैटर और केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पूछा मेरे से कि मैम मैटर किसे बोलते हैं? मैंने कहा पदार्थ को मैटर बोलते हैं। पदार्थ क्या होता है? कोई भी चीज जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जिसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो। अब मैम वो मैटर की कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है? मैंने कहा या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा, या प्लाज्मा होगा। ये तो नेचुरल है, ये तो हो सकती है नेचर में। और जो नहीं होगी, जो 0 केल्विन पर होगी, वो कौन सी है बेटा? BeC। इसकी खोज किसने की? बोस आइंस्टीन, सॉरी बोस एंड आइंस्टीन। बोस बोले तो सर सत्येंद्र नाथ बोस, और आइंस्टीन ने की। और जबकि प्लाज्मा की बात करूंगी तो विलियम क्रूक ने प्लाज्मा की खोज। ये 5 आपको स्टेट याद रखनी है। अब मैं आपको कुछ बातें बताने चाह रही हूं, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे अपन। ये तो बहुत जनरल सी बात थी, यहां तक आपको सब समझ में आ गया। अब आप नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताकर जा रही हूं वो सुनिएगा जरा ध्यान से। अरे मैं टाइमिंग वाइमिंग सब बताऊंगी, 10 मिनट और पढ़ाने दो मुझे। पढ़ाते समय मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, है ना। सब बताऊंगी मैं आपको, टाइमिंग वाइमिंग सब बताऊंगी। सुनिए बेटा, यहां लिखिए आप। अच्छा ग्रीन कलर ना ही यूज करूं तो अच्छा है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस भी तो हो सकती है। चलो आइए, यहां लिखेंगे आप सॉलिड। सॉलिड का मतलब है ठोस। यहां लिखिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखेंगे आप लिक्विड स्टेट, हिंदी में लिखेंगे तरल। इसे थोड़ा सा नीचे ले आए। यहां लिखेंगे आप गैस, और इससे भी ऊपर लिख दो प्लाज्मा। 5वीं तो लिखूंगी ही नहीं, क्योंकि 5वीं तो मैम हो ही नहीं सकती ना नेचर में, प्रकृति में। ये 5 स्टेट है मैम, बिल्कुल है। अब मैं जो बात बोलने चाह रही हूं उसको प्लीज 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 कान खोलकर सुन लेना, कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट और पढ़ाने दो, फिर 10 मिनट आपके सारे डाउट ले लूंगी। जब आप किसी सॉलिड स्टेट वाले मैटर को लिक्विड में लेके जाते हो, जिसकी तरफ एरो करूंगी उसमें चेंज हो रहा है। जैसे सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो बेटा उसे कहा जाता है मेल्टिंग, उसे कहा जाता है पिघलना। ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जब कभी किसी ठोस अवस्था वाले पदार्थ को तरल अवस्था वाले पदार्थ में बदलूंगी तो उसे मेल्टिंग, उसे पिघलना बोलूंगी। तो क्या बोलूंगी बेटा? पिघलना। अब इसका जस्ट अपोजिट करो, जब मैं किसी लिक्विड स्टेट वाले मैटर को सॉलिड में लाऊंगी, ठोस में लाऊंगी, तो बेटा उसे फ्रीजिंग बोलेंगे, उसे फ्रीजिंग, उसे हिमीकरण। जैसे फ्रीज, बर्फ बर्फ फ्रीज हो जाती है, हिमीकरण कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? हिमीकरण कहा जाएगा। या आप कॉमन भाषा में उसे जमना बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? उसे जमना बोल सकते हो। जम गई वो चीज। जब मैंने कहा, क्या कहा कि जब मैंने सॉलिड से लिक्विड में गई तो उसे मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में आई तो उसे फ्रीजिंग। अब आइए नेक्स्ट, जब मैं लिक्विड को गैस में लेकर जाऊंगी, जब मैं लिक्विड स्टेट से गैस में जाऊंगी तो बेटा उसे बोला जाता है वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन। जब मैंने किसी लिक्विड स्टेट वाले मैटर को गैस में बदला तो मैंने बोला उसका वाष्पीकरण हो गया, उसका इवेपोराइजेशन हो गया। और जब मैं इसका अपोजिट करूंगी, जब मैं किसी गैसीय मैटर को लिक्विड में लाऊंगी तो मैं उसे बोलूंगी कि उसका कंडेंसेट हो गया। उसका क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। एक सेकेंड रुकना, उसका क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया, उसका संघनन हो गया। क्या हो गया? उसका संघनन हो गया। फिर सुनो एक बार ध्यान से,
जब मैंने लिक्विड से गैस में गई, किसी लिक्विड वाले पदार्थ को गैसीय अवस्था में लाई, तो आप बोलोगे मैम उसका इवेपोराइजेशन हो गया, उसका वाष्पीकरण हो गया। और जब किसी गैसीय अवस्था वाले मैटर को तरल अवस्था में लाऊंगी तो उससे कंडेंसेशन, उसका संघनन हो गया। क्या हो गया? उसका संघनन हो गया। और जब कभी मैं सॉलिड से गैस में जाऊंगी, जब डायरेक्टली सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड, जब कोई सॉलिड मतलब ठोस अवस्था वाला पदार्थ तरल अवस्था में जाए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में चला जाए, तो बेटा उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ये एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या कहलाएगा? जब गैसीय स्टेट डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए तो बेटा उसे क्या कहा जाता है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप बताओगे, उसे हम बोलेंगे क्या? डिपोजिशन, निक्षिपीकरण। हिंदी में बोला जाएगा इसे निक्षेपण। उसे क्या बोलेंगे हम? डिपोजिशन। डिपोजिशन। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा निक्षेपण, निक्षेपण बोलेंगे इसे। समझ में आ गया? बिना लिक्विड में जाए हुए सॉलिड गैस में गया तो सब्लिमेशन, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड में आया तो बेटा डिपोजिशन। और इसी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होता है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। बर्फ तो जब पिघलती है तो लिक्विड होना चाहिए, लेकिन ड्राई आइस कभी भी पिघलती नहीं है, वो कपड़ों को गीला नहीं करती है, कि ड्राई आइस डायरेक्टली सॉलिड से गैसीय अवस्था में जाती। इसके एग्जाम्पल लिखवाऊंगी अब इसके एग्जाम्पल लिखवाऊंगी सब्लिमेशन के, पूछे जाते हैं। अब एक और सुन लो, मैंने कहा था जब गैस को बहुत अधिक तापमान दोगे तो बेटा गैस क्या हो जाएगी? आयोनाइज्ड हो जाएगी। गैस का क्या हो जाएगा? गैस क्या हो जाएगी? आयनीकृत। और आयनीकृत होते ही वो किस में बदल जाएगी? प्लाज्मा में बदल जाएगी। बताया था ना थोड़ी देर पहले। और जब मैं प्लाज्मा को डीआयोनाइज्ड करूंगी तो वो गैस में आ जाएगा। जैसे ही मैंने प्लाज्मा को क्या किया? डीआयोनाइज्ड। क्या किया मैंने? डीआयोनाइज्ड किया, तो मुझे वापस कौन सी अवस्था मिल गई? गैसीय अवस्था मिल गई। इतनी बात आपको क्या समझ में आई है मेरी? हाँ, थोड़ा सा नीचे कर दो मैम। ठीक है बेटा, बस ये आपको समझ में आ गया तो आपको कल की क्लास में मेरी बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार फिर से बताओ मैम। चलो, जहां जहां मेरा मार्कर चल रहा वहां वहां ध्यान देना। इससे बेसिक मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, ये सबसे बेसिक केमिस्ट्री है, इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, सुनिए, जब किसी सॉलिड अवस्था वाले मैटर को लिक्विड में बदलोगे तो मेल्टिंग कहा जाता है। लिक्विड को वापस सॉलिड में लाओगे तो फ्रीजिंग कहा जाता है। जब किसी लिक्विड को गैस में बदलते हो तो इवेपोराइजेशन कहा जाता है। जब किसी गैस को लिक्विड में लाते हो तो कंडेंसेशन, संघनन कहा जाता है। जब किसी सॉलिड को विदाउट लिक्विड में बदले हुए डायरेक्ट गैस में बदल दोगे तो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जब किसी गैस वाले मैटर को, गैसीय स्टेट वाले मैटर को सॉलिड में लाओगे तो उसे डिपोजिशन, निक्षेपण कहा जाता है। जब किसी गैस को बहुत अधिक तापमान दोगे तो बेटा वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, और आयोनाइज्ड होते ही वो या तो पॉजिटिव नेगेटिव दो आयन मिलेंगे, उसे प्लाज्मा स्टेट बोलेंगे। प्लाज्मा को वापस डीआयोनाइज करोगे तो गैस स्टेट मिलेगी। बस ये एग्जाम के क्वेश्चन, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन लिखो। एग्जाम्पल्स ऊर्ध्वपातन के, क्या एग्जाम्पल लिखिएगा जरा। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, निक्षेपण के उदाहरण। सॉरी, निक्षेपण नहीं, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। और जब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण की बात करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सब एग्जाम में आएंगे। नोट कर लीजिए आंख बंद करके। अब आप बोलेंगे आंख बंद करके तो होता ही नहीं हाँ, सुनिए, आंख बंद करके मैम कैसे नोट कर सकते हैं? चलिए लिखिए। पहला एग्जाम्पल कपूर, दूसरा एग्जाम्पल
नैफ्थलीन। दूसरा एग्जाम्पल नैफ्थलीन। किसके एग्जाम्पल लिखवा रही हूं? जो एग्जाम में आते हैं, बाकी भी आएंगे लेकिन जो ज्यादा एग्जाम में घूमते हैं वो लिखवा रही हूं आपको। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा ड्राई आइस। क्या लिखेंगे? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। उसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखो जरा जल्दी से, नौसादर। किसको बोला जाता है नौसादर? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड को कॉमन भाषा में नौसादर कहा जाता है। नौसादर एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। और बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इतनी बात, इतनी चीजें आपने नोट कर ली। अरे रुको यार सोहन सेनी, सब बताएंगे तुम्हें। मैम ज्यादा ऊपर मत लिखो, पता नहीं लगता है। ठीक है बेटा, इसको नीचे ले आती हूँ। और बताओ तुम। अब ये बताओ कि यहां तक की राम गाथा कुछ नहीं था, स्कूल में पढ़ा था, वही आपको रिपीट करवाया। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन इसलिए नोट करवाए क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ड्राई आइस क्या होता है? आज पहली क्लास में ही सारा ज्ञान ले लूं क्या आपको मैं? है अभी बताएंगे ड्राई आइस क्या होता है, सब बताएंगे धीरे धीरे। एक दिन में सारा पढ़ लोगे तो बेटा फिर तो मजा ही आ जाएगा, है ना? फिर तो मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को। सुनो, हो गया? चलिए बात खत्म करूं इस चीज को। अब सुनो, यहां पर मैं एक फ्लो चार्ट दिखाती हूं आपको। ये तो हो गया आपका BC का। एक और होना चाहिए मेरे पास। अरे कहाँ चला गया? एक और फ्लो चार्ट लगा। चलो यहीं से समझ लो ये चीज। ये आपको मैं एज इट इज ये PDF के फॉर्म में, जब मैं PDF दूंगी उसमें लगा हुआ भी आपको मिलेगा। जब किसी सॉलिड को मेल्ट करोगे तो मेल्टिंग, मेल्टिंग कहलाएगा। लिक्विड में ले जाओगे तो, लिक्विड से वापस लाओगे तो फ्रीजिंग, ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। लिक्विड से गैस में जाओगे वेपोराइजेशन, इसका अपोजिट करोगे कंडेंसेशन। गैस को प्लाज्मा में लेके जाओगे आयोनाइजेशन, और इसका अपोजिट डीआयोनाइजेशन। यही चीज मैम ने बताई और कुछ नहीं बताया। ये सब ऐसा कैसा मैं डायग्राम आपको PDF की फॉर्म में भी। हाँ आयोडीन भी बेटा, एक बच्चा मैं आयोडीन लिखना भूल गई हूँ, प्लीज प्लीज आयोडीन भी नोट करना। इसका एग्जाम्पल बहुत ही शाबाश राकेश पाल, तुमने मुझे याद दिलाया। चलिए इसका एग्जाम्पल बेटा एक और आयोडीन भी लिखना। ये सब आएंगे वापस, सब घूम फिर के आएंगे। ये बेटा इतनी क्लास आज की, बस इतनी क्लास। एक कह रहा ऑल केमिस्ट्री होगा। ऑल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री आती है वो तो मैं करवा दूंगी। अब ऑल केमिस्ट्री क्या होता है मुझे कैसे पता लगेगा बेटा? मैम नोट करें, आप PDF मिलेगी बेटा। मैं PDF दूंगी बहुत ही अच्छी राइटिंग में, हिंदी इंग्लिश में, लेकिन मैं PDF हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद देती हूँ। वो इसलिए कि कुछ महानुभव आते हैं, PDF पहले से दे दूंगी ना, सब पढ़ लेंगे और वो कमेंट करके मुझे परेशान करते हैं। वो परेशानी मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, इसलिए से। मैम आपको चश्मा लग गया? मेरे को चश्मा बेटा आज से नहीं, मुझे 10th क्लास से लगा हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने लगाया नहीं। और आजकल मैं तुम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ कि रोज़ मुझे PPTs बनानी पड़ती हैं, तो एक लैपटॉप पे काम करना पड़ रहा है, तो आंखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं, हद से ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसलिए बेटा चश्मा लगाना, डॉक्टर ने कहा अब नहीं लगाओगे तो आप आंखें खो दोगे अपनी, तो लगाना पड़ेगा, है ना? चलिए, तो इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो सब पूछ लो। अब मैं एक बात बता दूं आपको, एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा है बेटा साइंस स्पेशल 12 जो आज से स्टार्ट हुआ है आपका, इसमें अभी आपका 2 ही सब्जेक्ट चलेगा। बायोलॉजी थोड़ा लेट चलाएंगे, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी भी होगा 10-12 दिन के बाद, तीनों स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बायोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगी। तो बेटा मेरे को 2 क्लास लेना भी, मेरे बहुत सारे बैचेस चलते हैं, मुझे वो भी देखने पड़ेंगे ना। तो फिजिक्स आपकी आज कौन सा डे है? मंडे, ट्यूसडे, क्या है आज? आज ट्यूसडे है ना? हाँ, तो फिजिक्स आपका वेडनेसडे, थर्सडे से लग जाएगा। थर्सडे से 1 to 2:30 PM पर आप फिजिक्स पढ़ोगे, और केमिस्ट्री आप रेगुलर 5 से 6:30 पढ़ोगे, चाहे आप साइंस स्पेशल 11 के हो, चाहे आप साइंस स्पेशल 12 के हो। ये लो बेटा, ठीक है? तो कल भी आप मुझसे मिलोगे 5 से 6:30 में। चलो फिर आज के लिए बहुत है। किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए मुझसे, और जब मैं पढ़ाऊं तो प्लीज मैम 1 केल्विन इज इक्वल टू राखी, थोड़ी देर पहले बताया था, शायद आप क्लास में लेट आए हैं, रिपीट करके देख लेना रिवीजन मोड पे।
ठीक है मैम, आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ, पूरा इंडिया मेरा घर है। ठीक है चलो, ER ऋषि राज पुरोहित, आपका डाउट आगे आएगा, आप खुद बता दोगे मुझे, आप खुद अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। मैम ग्रुप डी के लिए सफिशियंट है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल मोर देन सफिशियंट है। मैंने एक बार एक चीज को एक ही बार तो बोल सकता आदमी, रोज रोज थोड़ी बोल सकता। ठीक है चलिए, अब मुझे इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं वापिस, है ना। चलिए, थर्सडे से आपका फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बेटा टीचर जब पिछले बैच को वाइंड अप करता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हो सकता है किसी बच्चे ने डाउट पूछ लिया पिछले बैच में, थोड़ा सा 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगा दी, इसलिए बेटा। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।